नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं समरीन सिद्दीकी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की चंबी रैली में जाते हुए पेश की मानवता की मिसाल, एम्बुलेंस को पहले जाने का दिया रास्ता। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने आज भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को दिलाई शपथ। 2 साल का होगा कार्यकाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सवेरे मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के मंदिर में जाकर किया दर्शन व पूजन। विकास कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों के साथ की बैठक। और मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की हुई घोषणा। 10 नवंबर से होगा नामांकन, 5 दिसंबर को होगा मतदान, 8 दिसंबर को आएगा परिणाम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। चंबी चुनाव रैली में जाते हुए प्रधानमंत्री ने रास्ते में जा रही एम्बुलेंस के लिए अपना काफिला रोक दिया। पहले चिकित्सा वाहन के लिए रास्ता साफ कर दिया। राजनीति मानवता के लिए है, जनता के हितों के लिए है, ये प्रधानमंत्री कई मौकों पर महसूस करा चुके हैं। जीवन बचाना पहला उद्देश्य है, जिसके कारण प्रधानमंत्री ने एम्बुलेंस को रास्ता देकर मानवता की मिसाल पेश की है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने आज भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आज शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ को 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में जज और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश वो रह चुके थे। जस्टिस चंद्रचूड़ अयोध्या, साबरीमाला, निजता का अधिकार, आधार की कानूनी वैधता जैसे अहम मामलों में फैसले देने वाले बेंच का हिस्सा रहे हैं। And that I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने दूसरे दिन की शुरुआत भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन के साथ की। सीएम योगी सुबह ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचकर जन्मभूमि स्थित भगवान भवन में विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे थे। श्री राधाकृष्ण के विग्रह की आरती उतारी। मुख्यमंत्री ने मथुरा गेस्ट हाउस के परिसर में पौधारोपण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्यों पर जिलाधिकारियों के साथ बैठक समीक्षा भी की। मंगलवार रात प्रदेश के कई भागों में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का पहला झटका देर शाम 8:52 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 थी। वहीं दूसरा भूकंप का झटका रात 1:57 पर आया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.3 थी। दूसरा झटका काफी तेज था और लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। अभी तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इस भूकंप का केंद्र भारत नेपाल की सीमा पर नेपाल में था, जो जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भारत निर्वाचन आयोग ने मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। नामांकन 10 नवंबर से होंगे, मतदान 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में सभी स्थानों से चुनाव प्रचार सामग्री हटाई जा रही है। ये सीट भाजपा विधायक विक्रम सैनी को न्यायालय से सजा होने के बाद रिक्त हुई है। डीएम सीबी सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग ने खतौली विधानसभा के चुनाव को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। नामांकन 10 से
17 नवंबर तक होगा। मतदान 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इसी के साथ ही जिले में चुनाव आदर्श आचार संहिता लग गई है। जिले के सभी स्थानों से प्रचार सामग्री हटाई जा रही है। इसके लिए खतौली क्षेत्र व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र में 369 बूथ हैं, 171 मतदान केंद्र हैं। खतौली विधानसभा क्षेत्र में 3,12,240 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। खतौली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 2 ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। इनमें आईपीएस राजकृष्ण पृथ्वी और राजेंद्र कुमार शामिल हैं। खतौली विधानसभा का उपचुनाव, इसकी घोषणा हो गई आयोग से, क्योंकि अभी जो रिक्त हुई थी सीट उसकी आज अधिसूचना जारी हुई है। तो जिसमें जैसे ही नोटिफिकेशन होता है वैसे ही आदर्श आचार संहिता लग जाती है। तो आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और उसके बाद जो भी आयोग के आदेश निर्देश के क्रम में कार्रवाई होती है, जो डिफेसमेंट की कार्रवाई, उसके लिए भी टीमें बन गई हैं। वो सब अपना काम कर रही हैं। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से वो अपना काम कर रही हैं। और आज हम लोगों ने अपने जो भी इलेक्शन से जुड़े हुए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनको उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं और उसके हिसाब से वो अपनी अपनी तैयारी प्रारंभ कर देंगे। और कुल मिलाकर के आयोग के आदेश के क्रम में जो चुनाव होना है शांतिपूर्ण निर्विघ्न, वो उसके लिए यहाँ का मुजफ्फरनगर का जिला प्रशासन कटिबद्ध है और उसके क्रम में हम लोग अपनी रणनीति बना करके कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, आगामी खतौली विधानसभा के बाई इलेक्शंस डिक्लेयर हो चुके हैं। उसके डिक्लेयर होते ही आज एमसीसी लागू हो गया है। डिफेसमेंट की कार्रवाई लगातार चल रही है। एसपी क्राइम साहब को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए चुनाव सेल का भी हमारे यहाँ पुलिस में गठन कर दिया गया है और जो डिप्लॉयमेंट प्लान है चुनाव के दिन के लिए वो प्रिपेयर किया जा रहा है और निरोधात्मक कार्रवाई बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों को चिन्हित करके लगातार की जा रही है और 100% जो हमारे मतदान केंद्र हैं उनको सीएपीएफ से भी आच्छादित किया जाएगा। हमारी सिविल पुलिस, हमारी पीएसी, होमगार्ड के अलावा ये सीएपीएफ के जवान हैं जो इसकी सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। इस स्टेबल तैनाती के अतिरिक्त भी हमारी मोबाइल ड्यूटियां भी लगेंगी, जिसमें थाना मोबाइल, अतिरिक्त मोबाइल, क्लस्टर मोबाइल और पिकेट ड्यूटी, बैरियर ड्यूटी, चाक चौबंद व्यवस्था जो है सेक्टर और जोनल व्यवस्था इसमें लागू की जाएगी। और सोशल मीडिया पे भी लगातार नज़र रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर को लगातार संज्ञान लेते हुए उसके विरुद्ध भी समय रहते कार्रवाई की जाएगी। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, आप सभी के सहयोग से माननीय आयोग के निर्देशन में पूर्ण रूप से निर्विघ्न और पारदर्शी तरीके से सकुशलता से ये पूरा चुनाव संपन्न कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में अपराधियों और माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे अभियान का असर गोरखपुर में देखने को मिला। जनपद में बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत राज नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अभिषेक यादव, उनकी पत्नी और बहन की लगभग 100 करोड़ की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क किया है। इसके साथ ही अलग अलग बैंकों में स्थित 15 से अधिक बैंक खातों के संचालन पर भी जिलाधिकारी ने रोक लगा दी है। बिना मान्यता के नर्सिंग कॉलेज में 1200 से अधिक छात्रों का प्रवेश लेकर जालसाजी के आरोप में डॉक्टर अभिषेक यादव, उनकी पत्नी समेत 5 आरोपी इस समय जेल में हैं। गोरखपुर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि कॉलेज संचालक ने बिना मान्यता कॉलेज चलाते हुए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, मोटी रकम लेकर निर्धारित सीटों से अधिक बच्चों का एडमिशन लिया है। ऐसे में मेडिकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लगभग 100 करोड़ की संपत्ति इनकी कुर्क की जा रही है। तिवारीपुर पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने आरोपियों की चिन्हित की गई भूमि, भवन, नर्सिंग कॉलेज को कुर्क करने का आदेश दिया था। जनपद गोरखपुर में एक राज नर्सिंग नाम के एक इंस्टीट्यूट, जिसको पैरामेडिकल कॉलेज के नाम से भी इन्होंने परमिशन ली थी, जो कि ये बिल्डिंग यहाँ से संचालित होती थी और इसने लोगों के कई सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मोटी मोटी रकम लेके इस व्यक्ति ने अपनी जिस संख्या जो इसको अलॉटेड थी उससे कई गुना ज़्यादा एडमिशन देके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे मेडिकल माफिया के खिलाफ आज कई जगहों 9 से ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टियाँ जब्त की जा रही है, जिसमें कम से कम 100 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त की जा रही है। ऐसे संपत्ति अर्जित करके ये सब प्रॉपर्टी बनाई गई है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जो है आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। Got it.
सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अपने अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश और स्वच्छता मिशन के तहत उन्नाव जनपद में जल स्रोतों की सफाई व निगरानी निरंतर प्रशासन की ओर से कराई जा रही है। नहर व नदियों के जल की निर्मलता बनी रहे, जिसको देखते हुए मुहान की साई नदी में साफ सफाई करके जलकुंभी इत्यादि निकालकर नदी के जल में श्रद्धालुओं को साफ पानी में नहाने के इंतजाम प्रशासन द्वारा कराए जा रहे हैं। साई नदी के किनारे मुहान कस्बे में मेला लगता है, जिसमें आसपास व दूरदराज गांव से हजारों लोग आकर स्नान करते हैं, जिसको देखते हुए नगर पालिका ईओ संतोष चौधरी व चेयरमैन हयात रसूल ने नदी में सफाई अभियान चलाकर सफाई कराई। कल यहाँ पे गंगा स्नान से लोग दूर दराज से लोग आएंगे, उसको देखते हुए हम लोग ने सफाई अभियान चलाया कि जैसे कि आप देख रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पे यहाँ पे मेला लगता है, बहुत ही विशाल मेला लगता है। आसपास से दर्जनों गांव के हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ जाती है और यहाँ पे सभी मेला देखते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो स्नान भी करते हैं और बगल में ही मोहनदास बाबा का मंदिर है, जहाँ पे भव्य पूजा पाठ के साथ साथ आरती भी होती है, भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मोहन बाबा मंदिर परिसर में इस क्षेत्र का नगर पंचायत प्रधान के द्वारा व्यवस्था की जाती है। बड़ा मेला लगता है, जिस पे लोग सई नदी के तट पर बने हुए जलेश्वरनाथ ऐतिहासिक मंदिर पर स्नान भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। तो इस दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं या पर्व हैं जिनमें बड़ी आस्था होती है श्रद्धालुओं की, उसके दृष्टिगत संपूर्ण नगर में तो सफाई अभियान चलाया ही गया। हमारे कुछ बोर्ड के मेंबर्स और स्वप्रेरणा से हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सई नदी के तट पर जो जलकुंभी वगैरह लगी हुई है उसे हटवा दिया जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं को स्नान करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मुरादाबाद जनपद के गन्ना किसान भारत सरकार की डिजिटल क्रांति से जुड़कर हाईटेक और स्मार्ट हो रहे हैं। गन्ना किसानों के गन्ना विपणन से संबंधित सभी जानकारियां घर बैठे मोबाइल पर प्राप्त हो रही हैं। पेराई सत्र 2022-23 के लिए किसानों को एसएमएस के माध्यम से गन्ना पर्ची किसानों के मोबाइल पर भेजी जा रही है, जिससे जनपद किसान को गन्ना से संबंधित सभी जानकारियां घर बैठे उनके मोबाइल पर मिल रही है। अब उनको गन्ना विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और गन्ना विभाग के कार्यालय के चक्कर काटने नहीं पड़ते हैं। वहीं गन्ना विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गन्ना किसान अपने मोबाइल को चार्ज रखें तथा मैसेज इनबॉक्स खाली रखें, जिससे सर्वर द्वारा भेजी गई पर्ची उनके मोबाइल नंबर पर समय से प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि एसएमएस गन्ना पर्ची के द्वारा प्रदेश के किसानों को गन्ना माफियाओं से भी निजात मिली है। एसएमएस पर्ची का जो व्यवस्था है ये कोरोना काल से की गई थी। कोरोना काल में इसका प्रयोग किया गया था, उसमें सफलता मिली काफ़ी और तभी से एसएमएस पर्ची दी जा रही हैं। इससे किसानों को बहुत ही अच्छी सुविधा प्राप्त हो रही है, घर बैठे उसको पर्ची प्राप्त हो जाती है। पहले किसान को सोसाइटी में आना पड़ता था, जानकारी लेनी पड़ती थी और जो कागज़ वाली पर्ची थी बीच में मध्यस्थ करने वाले लोग भी गायब कर देते थे। अब एसएमएस पर्ची किसान के सीधे उसके मोबाइल नंबर पर जाती है, मोबाइल से देख के वो अपने तुलवा लेता है। इसमें 72 घंटे का समय रहता है। अगर 72 घंटे के अंदर नहीं तुलवा पाता है तो पर्ची कैंसिल हो जाती है और स्वतः ही रिवैलिड होके 4-5 दिन बाद फिर पहुंच जाती है। पहले जो कागज़ की पर्ची हुआ करती थी उसको किसान को जमा करना पड़ता था, बार बार सोसाइटी भागना पड़ता था। इससे किसान को बहुत ही राहत हो रही है। प्रदेश के एमएसएमई, खादी, ग्रामोद्योग व रेशम हथकरघा वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने जनपद फतेहपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ संबंधित विभाग की संचालित योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराने और उद्यमियों की मदद करने का निर्देश दिया गया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल नीति 2022 में मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने और उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार टेक्सटाइल नीति में
नवयुवकों को बढ़ावा देने के लिए 75% तक छूट दी है, ताकि टेक्सटाइल में प्रशिक्षित नवयुवकों को अन्य प्रदेश में जाकर नौकरी करने के बजाय स्वरोजगार स्थापित कर सकता है। उत्तर प्रदेश में 2022 की जो नई टेक्सटाइल नीति है, उसका लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य सरकार ने रखा है और उसमें लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमें पूरी संभावना है कि इस नीति को जिस तरीके से अभी उद्यमियों ने सराहा है, पहली बार टेक्सटाइल नीति में तमाम नवयुवकों को, जो हमारे नौजवान हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए 75% तक हमने इस नीति में छूट दी है। भारत निर्वाचन आयोग ने आज से संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू किया है। ये अभियान 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा। इस मौके पर आज लखनऊ में वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में शुरू हुआ ये वॉकथॉन अटल चौक पर समाप्त हुआ। इस अभियान के अंतर्गत जो बच्चे 1 जनवरी 2023 को 18 साल के पूरे हो रहे हैं, वे 1 माह तक चलने वाले पुनरीक्षण अभियान में अपना आवेदन देकर अपना नाम निर्वाचक नियमावली वोटर लिस्ट में दाखिल करा सकते हैं। इस मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य है कि कोई भी मतदाता बनने से छूट न जाए। निर्वाचन आयोग ने संक्षिप्त पुनरीक्षण, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू किया है, जो 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा। जो भी बच्चे 1 जनवरी 2023 को 18 साल पूरा कर रहे हैं, वो इस 1 माह में अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं। निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट में अपना नाम दाखिल करने के लिए अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं। हम लोगों का यही अभियान है कि इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में कोई भी जो भी मतदाता बनने योग्य हो गया है, वो छूटने ना पाए। इसलिए हम लोगों ने आज से जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा वंदे भारत ट्रेन बनाने की घोषणा के बाद से कोच फैक्ट्री के कर्मचारी व प्रशासन खासा उत्साहित है। उनका कहना है कि देश में हाई स्पीड ट्रेन की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी और आज जब ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतर रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री के कंधों में दी गई है। प्रधानमंत्री के इस सपने को एमसीएफ रायबरेली के कर्मचारी व स्टाफ दिन रात एक करके पूरा करेंगे, जिससे कि देश को हाई स्पीड ट्रेन जल्द मिल सके। मंत्री जी ने कहा है कि अप्रैल से एमसीएफ के लिए भी कहा है कि आप वंदे भारत बनाने के लिए यहाँ पर आश्वासन दिया है और उनके लिए टारगेट दिया हुआ है कि वंदे भारत यहाँ से बनाएं। और उसके लिए यहाँ पर सभी अधिकारियों को और यहाँ के जो कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया है कि नए मॉडल का कोच बनेगा, इसकी तैयारी चालू कर दें। इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और जो बनाना है उसको युद्ध स्तर पर काम करना स्टार्ट कर दें। इसके बनने के बाद प्रधानमंत्री के जो सपना है कि हमारी फास्ट ट्रेनें पूरे अपने रेलवे में और अपने देश में दौड़ें, ये प्रारंभ हो जाएंगी और एक्सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी। जिन कंट्रियों से पहले हम परचेज किया करते थे हाई टेक्नोलॉजी की ट्रेनों को, अब हम हाई टेक्नोलॉजी को डेवलप करके अपने यहाँ और इनको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और अपने यहाँ भी इसको इस्तेमाल करेंगे। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना है, ये भी देश की प्रगति में हाई स्पीड ट्रेनों की श्रृंखला में यहाँ का भी योगदान हो और यहाँ का जो हाई स्पीड ट्रेन है वो यूरोप में भी जाके अपना परचम लहराए। और रेल मंत्री जी की जो घोषणा हुई है उसके बाद हमें भी लगता है कि हमारे यहाँ भी बहुत जोड़ का खुशी का माहौल है और प्रधानमंत्री जी के सपने को हमारे यहाँ के सभी वर्ग मिलकर एक साकार करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत में हाई स्पीड ट्रेनों का सपना देखा था और माननीय रेल मंत्री अभी एमसीएफ के दौरे में उन्होंने एमसीएफ में वंदे भारत ट्रेन सेट बनने की घोषणा की है। इससे हमारे एमसीएफ के कर्मचारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमें इस बात का गर्व है कि हम देश को माननीय प्रधानमंत्री के सपने को पूरा कर सकेंगे और एमसीएफ में वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण होगा।
कानपुर में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मोती झील प्रांगण में गुरु नानक देव जी महाराज के 553वें प्रकाश पर्व पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने गुरु नानक देव महाराज को शत शत नमन किया। इस दौरान कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे सहित स्थानीय विधायकगण भी मौजूद रहे। इस अवसर पर में बड़ी संख्या में सिख संगत के अलावा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई व अन्य समाज के लोग पहुंचकर गुरु नानक देव महाराज को शत शत नमन किया। इस पर आयोजक ने कहा कि 2 वर्ष बाद हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक देव का पर्व मनाया गया। उनके आदर्शों पर चलकर हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। आज यहाँ पर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 2019 के बाद आज 2022 में जो एक महामारी का दौर आया था कोविड का, उससे हम लोग अपने आप को उभरा हुआ पा करके जिस तरह से मिलजुल करके इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर के मना रहे हैं, हम समझते हैं कि वो उस ईश्वर की, उस गुरु महाराज की जो है असीसें, बख्शिशें और मैं कहूँ कि हमारा उनका जो आशीर्वाद है उसी का नतीजा है। लाहौरी काशी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। शाम से देर रात तक शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। हरियाणा से आए रागी जत्थेदारों ने शबद कीर्तन किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि गुरु नानक देव के बताए रास्ते पर चलकर ही हम समाज और देश को अच्छा कर सकते हैं। जनपद बलरामपुर में कार्तिक पूर्णिमा मेले का उत्साह सुबह से देर रात तक देखा गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बिजलीपुर मंदिर, राप्ती नदी के तट पर एवं तुलसीपुर देवीपाटन शक्तिपीठ के सूर्यकुंड में स्नान कर दान पुण्य किया। चंद्र ग्रहण खत्म होने के पश्चात भी बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान कर मंदिरों में पूजा अर्चना की। बिजलीपुर मंदिर स्थित राप्ती नदी के तट पर विशाल मेले में दूर दूर से लोगों ने पहुंचकर मेले का आनंद लिया। प्राचीन काल से चले आ रहे इस ग्रामीण मेले का लोगों को वर्ष भर इंतजार रहता है। बिजलेश्वरी देवी मंदिर का बहुत ही ज्यादा महत्व है। साल में एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर विशेष मेले का आयोजन होता है, जहाँ पर क्षेत्र से के तमाम सैकड़ों गांव के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और राप्ती नदी में स्नान करने के बाद माँ बिजलेश्वरी देवी के जो देवी पाटन के प्रतिरूप के रूप में मानी जाती हैं, उनका दर्शन और पूजन अर्चन करके पुण्य अर्जित करते हैं। राप्ती नदी पर बहुत बढ़िया हर उत्साह के साथ मेला मनाया जाता है। हमारे आजा बाबू ने बताया था, उसी तरीके से हम लोग मेला देखने जाते हैं और आते। वाराणसी में चंद्र ग्रहण के बाद लोगों ने मां गंगा में दर्शन किया और प्रमुख मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। रात से ही श्रद्धालु मां गंगा में स्नान कर रहे थे, जो सुबह तक जारी रहा। दशवमेघ घाट पर स्नान और पूजन करने वालों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई। प्रशासन ने गंगा स्नान को लेकर व्यापक व्यवस्था भी की थी। सभी को अपने धार्मिक आयोजन करने का अवसर भी मिले और कोई आपाधापी न रहे जिससे दुर्घटना हो सके। लोगों ने व्यवस्थाओं के साथ मां गंगा में स्नान करने के बाद अपने इष्ट देव की प्रार्थना की और सुख शांति का वर मांगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लंबे अरसे से चले आ रहे प्रयासों के बाद कर्नाटक से 4 हाथी आज पीलीभीत पहुंच गए हैं। टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नवीन खंडेलवाल ने बताया कि पूजा व स्वागत समारोह में प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण कुमार सक्सेना भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि जो 4 हाथी आए हैं उनमें से 3 नर एवं 1 मादा हाथी शामिल है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि इन हाथियों से बाघों की निगरानी आसानी से होगी। ये सभी हाथी टाइगर रिजर्व की माला वन रेंज में रखे गए हैं। पीलीभीत व दुधवा के जंगलों को मिलाकर तराई एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की जा रही है। इस दिशा में हाथी लाने का प्रयास काफी अच्छा बताया जा रहा है। और पराली प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान को बल मिल रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वहीं उनको पराली प्रबंधन के गुर भी सिखा रहे हैं। जिलाधिकारी नेहा जैन ने फसल अवशेष प्रबंधन किसान जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन के माध्यम से किसानों को गांव-गांव जाकर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उप कृषि निदेशक विनोद यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं
कि कोई भी किसान फसलों के अवशेष न जलाए। ऐसा करने से प्रदूषण बढ़ता है, जिसका दुष्प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। विशेष रूप से श्वास के रोगियों के लिए समस्या बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के बदले किसानों को खाद दी जा रही है। किसानों को इस योजना का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों में भी पराली का उपयोग होता है, जो कि स्वयं इसकी खरीद करती है। पराली किसान भाई ना जलाएं, उसके लिए हम लोग व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं। इसके तहत इसके पहले हम लोगों ने न्याय पंचायत स्तर पर गोष्ठियां करी हैं, जिला अधिकारी महोदय के स्तर पर जनपद स्तरीय गोष्ठी करी गई है, विकास खंड स्तरीय गोष्ठियां भी की जा रही हैं, ताकि किसान भाई इस बात से पूरे भिज्ञ हो जाए कि पराली एक बहुमूल्य चीज़ है। किसान भाई उसको जला के न जलाएं, बल्कि उसका इन सीटू मैनेजमेंट कर दें। बहुत सारे यंत्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिसमें कि वो डायरेक्ट नमी है तो सीधे बुआई कर सकते हैं और उनका लाइन से बुआई भी हो जाएगी। जो अवशेष है वो मिट्टी में सड़ करके खाद का काम करेगा। इसके अलावा एक सीटू प्रबंधन की बात हम लोग करते हैं, किसान भाइयों को प्रेरित कर रहे हैं कि किसान भाई जो पराली है वो गौशालाओं में दान दें। और जहाँ तक वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि अगर हम लोग जो जानवरों को चारा दे रहे हैं उसमें 25% पराली का भी उपयोग करते हैं तो उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी चारे की समस्या का समाधान होगा। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार वैष्णव द्वारा संचारी रोग, डेंगू आदि की तैयारियों को देखा गया। उन्होंने जिले में डेंगू के इलाज को लेकर व्यवस्थाएं ठीक मिली। डॉक्टर देवेंद्र कुमार वैष्णव ने बताया कि जनपद में डेंगू के 12 पुष्ट मामले हैं। तैयारियों को लेकर उन्होंने बताया कि प्रत्येक CHC पर मच्छरदानी के साथ बेड मौजूद हैं। आवश्यकता पड़ने पर बेडों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, ORS पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इसके अलावा CBC, डेंगू, मलेरिया, एलाइजा और टेस्ट की व्यवस्था भी है। हाथरस जनपद में डेंगू के कंफर्म केस की संख्या मात्र 12 है, जिसमें मुरसान ब्लॉक में एक भी कंफर्म केस नहीं है। जहाँ तक तैयारियों की बात है अस्पताल की, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने मच्छरदानी युक्त बेड आरक्षित किए हुए हैं। प्रत्येक CHC पे आवश्यकता पड़ने पर उनको एक्सटेंड किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में पैरासीटामोल टेबलेट, एंटीबायोटिक्स, IV फ्लूइड्स, ORS पाउडर मौजूद हैं। मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में इस्कॉन द्वारा गीता वितरण दीपोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इस्कॉन के वरिष्ठ प्रचारक अकूर प्रभु और जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बंदियों को गीता वितरित की। कार्यक्रम में सबसे पहले भजनों का आयोजन किया गया। अकूर प्रभु द्वारा बंदियों को उपदेश के माध्यम से धर्म और अधर्म के बारे में बताया गया, साथ ही पाप और पुण्य की भी जानकारी दी गई। वरिष्ठ जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि जिला कारागार में समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे बंदियों को मानसिक अवसाद न हो और कारागार परिसर का वातावरण भी सकारात्मक रहे। गीता जयंती महोत्सव व दीपोत्सव का कार्यक्रम था। इसके साथ साथ भगवत गीता का ये चौथी बार है जो कि कारागार में वितरण किया जा रहा है। जो विशिष्ट प्रचारक थे श्री अक्रूर दास जी प्रभु जी हैं, उनके द्वारा आज गीता वितरण का, भगवत गीता का वितरण का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। ये जो अक्रूर दास जी हैं महाराज जी विदेशों में ज़्यादा